हमने सब याद किया है एग्जाम में, सब याद किया, पूरा याद है। एग्जाम में गए, हमारे हाथ में जो है क्वेश्चन पेपर है और हम पढ़ रहे हैं, और हमने जैसी पेन से लिखना शुरू करा, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। बाहर आके भले ही याद आ गया। कोई मेरा फ्रेंड है, काफी दिनों बाद मिला है, वो मेरे सामने है, उसका नाम मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। स्टडीज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? रिटेंशन। मेरी रिटेंशन पावर, मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन रिटेन नहीं कर पाता। मैं 8-8 घंटे पढ़ता हूं, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूं, मैं स्कूल्स की पढ़ाई, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ रहा हूं, लेकिन रिटेन नहीं हो पा रहा है। मैं भूल गया, क्यों नहीं रिटेन हो पा रहा है? लास्ट वन इज फोकस। फोकस की कमी है। क्या मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि 2 घंटे तो मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, लेकिन उस 2 घंटे में मेरा दिमाग कहीं मोबाइल में जा रहा है, कहीं लैपटॉप में, कहीं मूवी में, कहीं मेरे फ्रेंड्स के पास। फोकस की बड़ी कमी है। फोकस बड़ा प्रॉब्लम है ना, फोकस का। हम डिस्कस करेंगे कि इनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। स्टडीज प्रॉब्लम आती है आपको, इंग्लिश वोकैब में दिक्कत आती है, भूल जाते हैं। लॉन्ग थ्योरीज कैसे करें, वो प्रॉब्लम आपको आती है। लॉन्ग डेटा जैसे पेरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट, सोचिए 118 एलिमेंट, और हमें 20 याद भी नहीं है भाई। एक पेरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, वो बेस है केमिस्ट्री का, और वो ही मुझे याद नहीं है। कैसे याद करूं? कैसे डायग्राम और मैप को मैं याद करूं? इतना कुछ है। कैसे मैं हिस्टोरिकल डेट्स, इतनी सारी डेट्स हैं, 1415 है कि 1514 है, 1819 है, 1918 है। कंफ्यूजन, पढ़ा लिखा याद किया लेकिन नहीं हो रहा। और भी पता नहीं क्या क्या। स्टडीज कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे अच्छे नंबर लाएं। देखिए, मेमोरी क्या है? जनरली मेमोरी यानी कि रिकॉल करने की पावर। क्या रिकॉल करने की पावर? जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो हम लर्निंग करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो लर्निंग जो हम सीखते हैं, उसको रिकॉल करने की पावर को हम बोलते हैं मेमोरी। सोचिए कि हमने लर्निंग किया, अपना सब्जेक्ट हमने जो है बार बार याद किया, लेकिन टाइम से ही हम रिकॉल नहीं कर पाए, तो क्या वो मेमोरी है? एग्जाम में जब उसको रिकॉल करना चाहिए था, तब वो याद नहीं हुई। या हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस है और वो कोई बात हम याद करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो बात हमें याद नहीं है। जब याद ही नहीं आ रही, तो क्या वो मेमोरी है? दैट मीन्स मेमोरी इज रिकॉलिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड आवर लर्निंग, यानी कि हमारे एक्सपीरियंस और लर्निंग से जो भी हम कुछ सीखते हैं, उसको रिकॉल करने की क्षमता को मेमोरी बोलते हैं। अब ये देखिए, अभी जो मैंने आपके सामने 3 प्रॉब्लम बताई थी, उनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला था फॉरगेट दी वर्ड फॉरगेट। पहला सॉल्यूशन था कि हम भूल जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको भूलना होगा इस वर्ड को, फॉरगेट दी वर्ड फॉरगेट। आप इसे ही भूल जाइए। सबसे पहले तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इसी को भूल जाइए, लेकिन इतना आसान है क्या भूलना? चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते थे, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। यानी कि एजुकेशन क्या है? इनके हिसाब से एजुकेशन वो नहीं स्कूल में जो हम सीखते हैं, एजुकेशन वो है कि स्कूल में सीखने के बाद जो हमें याद रह जाता है, वो ही एजुकेशन है। लेकिन आज के करंट सिनेरियो में क्या है? स्टूडेंट किस लिए याद करते हैं? बल्कि याद भी नहीं करते, वो रटते हैं। कब रटते हैं? जैसे ही एग्जाम आता है, एग्जाम से पहले 1 नाइट फाइटिंग करते हैं और सब कुछ रट लेते हैं, कट, और रटा हुआ हमें कभी याद नहीं रहता लॉन्ग टाइम तक। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोट मेथड इज 3rd क्लास मेथड। लर्निंग का वो 3rd क्लास मेथड है, रोट मेथड। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आप मानेंगे, अगर मेरी नहीं मानेंगे तो इनकी तो मानेंगे। इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये देखिए, फॉरगेट अगर हो जाता है हमारे ब्रेन से, तो सोचिए एक साइंटिस्ट को अगर वो यही भूल जाए कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था या एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लगेगा, तो वो साइंटिस्ट नहीं। एक लॉयर अगर केस लड़ते हुए कोर्ट में भूल जाए कि कौन सा लॉ यहां लगेगा, मुझे किस बात पे डिबेट करना है, इसके पीछे क्या होना चाहिए, अगर उसे लॉज ही याद ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ही याद ना हो, उससे आर्टिकल्स ही याद ना हो, धारा याद ना हो, वो भूल जाए, तो वो लॉयर नहीं। और एक डॉक्टर, मान लीजिए आप गए डॉक्टर के पास और आपने कहा कि जी मुझे जुकाम हो गया है, वो यही भूल जाए, अच्छा क्या दवाई थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, तो वो अगर दवाई देना ही भूल जाए, तो वो किस बात का डॉक्टर? और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्टूडेंट्स याद किया हुआ भूल गए एग्जाम में, तो क्या फायदा इस चीज का? तो सबसे पहले तो हमें इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फॉरगेट दी वर्ड फॉरगेट। और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फोटो है, बड़ी अच्छी आपको फीलिंग दे रहा है, जिसमें एक बच्चा है
और बच्चे के दो पेरेंट्स हैं, यानी कि एक बच्चे के हमेशा दो ही पेरेंट्स होते हैं। आप क्या कहेंगे कि कभी कभी तो दो भी तीन भी हो जाते हैं, कोई कोई शादी कर लेते हैं मम्मी डैडी, लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो दो ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सगे माँ बाप, ठीक है ना। और वो सगे माँ बाप जो होते हैं बच्चे का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो सगे माँ बाप बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देते, वो हमेशा उसके लिए खड़े हैं, उसको जो है वो हमेशा उसकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए खड़े हैं। तो इसी तरीके से क्या है, अगर मेमोरी का आपको सॉल्यूशन चाहिए और मेमोरी है एक बच्चा, तो उसके केवल दो ही बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। अब क्या है ये विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, उसको आपको समझना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, देखिए विजुअलाइजेशन दैट मींस, विजुअलाइजेशन वर्ड बना विजुअल से, यानी कि हमारी विजुअल सेंस से, विजन यानी देखना, उसी से बना विजुअलाइजेशन, यानी कि जो चीज हम देखते हैं वो ब्रेन में अच्छी तरीके से हमारे रिसीव होता है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रिसीवर्स है विजुअलाइजेशन, हमारी विजुअल सेंस। लेकिन विजुअल सेंस का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो हमने देखा उसको हमारी सेंस ने देख के विजुअल करा। विजुअल सेंस का आप तब भी यूज करते हैं अगर मैं कहूं कि आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप सोचेंगे और सुबह की इमेज आपके ब्रेन में आ जाएगी कि सुबह तो मैंने एग और ब्रेड खाया था, या आप सोचेंगे सुबह मैंने आलू का पराठा खाया था, यानी कि वो इमेज आपके ब्रेन में आई, वो भी विजुअलाइजेशन है, उसमें भी आपकी विजुअल सेंस का यूज हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि विजुअल सेंस का मतलब आंख नहीं होता है, ये हमारा क्या, ये ऑर्गन है, ये विजुअल, ये ऑर्गन है। आई जो एक ऑर्गन है और आई का काम होता है विजुअल सेंस का। जैसे ये नाक है, नाक हमारा ऑर्गन है, लेकिन नाक का जो स्मेलिंग वो है सेंस। उसी तरीके कान क्या है, कान हमारा ईयर एक ऑर्गन है, लेकिन ऑडिटरी इसका सेंस होता है। तो दिस इज विजुअलाइजेशन, दिस इज ऑडिटरी। तो ये सारी जो सेंसेस होती हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। हम आंख बंद करके भी किसी के बारे में सोचेंगे तो भी हमारा विजुअल सेंस एक्टिव होता है। और कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो वो हमारे आंखों से हमारे ब्रेन में उतर जाती है, और जब हम दोबारा उसको सोचते हैं तो हम अंदर वाली इंटरनल विजुअल सेंस का यूज करते हैं। इसका मतलब आपकी विजुअल सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव है चीजों को याद करने में। और एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट। अगर मान लीजिए इसके साथ कोई ये इंफॉर्मेशन जुड़ी है और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, तो वो इस इंफॉर्मेशन को खींच ही लेगी। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन का इंजन, पावर इंजन में होती है, लेकिन वो सारे डब्बों को खींच के चला जाता है। दिस इज पावर ऑफ एसोसिएशन। और तो आपको जब आप ये यूज करेंगे अपनी स्टडीज में, अपनी मेमोरी में, तो वो भी क्रिएटिवली यूज करेंगे, तो आपको क्या होगा, फॉरगेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, आप अपनी स्टडीज में काम तो करते चले आ रहे हैं, सारा रिटन में, आप वर्ड्स को लिखते चले जा रहे हैं व्हाइट पेज पर, आप वर्ड्स को वर्ड्स फॉर्म में ही याद करते चले आ रहे हैं, छोटा छोटा वर्ड। लेकिन अगर मैं अभी भी आपसे कहूं कार, तो आपके ब्रेन में कार की इमेज आएगी, ना कि कार लिखा हुआ, एक बोल्ड लेटर में कार लिखा हुआ, और आपकी विजुअल सेंस ने उसको विजुअल किया, ना कि आपके दिमाग में कार, जबकि आपने हमेशा पढ़ा है CAR, कार लिखा है, कार याद किया है, कार। उसी तरीके से अगर मैं ट्री की बात करूं तो आपके सामने ट्री लिखा हुआ नहीं आएगा, TREE, बल्कि आपके सामने इमेजिनेशन आएगी ट्री की, ग्रीन लीव्स की, उसका स्टेम, उसकी ब्रांचेस, उसको हिलता हुआ। तो ये सारा आपको उसका शेप आएगा, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है। तो ये सारा आपको कौन सी सेंस यूज हो रही है, विजुअल सेंस की। और जबकि जब भी हम ट्री के बारे में कभी लिखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ट्री ही लिख रहे हैं, TREE, ट्री पढ़ रहे हैं, ट्री ही याद कर रहे हैं। वही तो आपकी स्टडीज के साथ है। रोज की मैं बात करूं तो आपके सामने रोज का गुलाब आ जाएगा, रोज का फ्लावर आ जाएगा, और रोज के साथ आपके माइंड में क्या आएगी, हो सकता है उससे जुड़ी हुई एक याद भी आ जाए, यानी कि यहाँ एसोसिएशन भी यूज हो गया। हो सकता है आपको किसी ने रोज दिया हो कभी, तो रोज नाम आते ही आपके ब्रेन में वो आ गया। हो सकता है रोज आपको किसी ने दिया हो, तो वो मोमेंट आपके सामने आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था। स्टडीज में क्या करते हैं आप लिखते हैं ROSE, रोज, लेकिन आपका यहाँ सेंस विजुअल यूज हुआ, विजुअल सेंस। लॉलीपॉप, बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा लॉलीपॉप के नाम से, तो लॉलीपॉप उनको दिखा, ना कि लॉलीपॉप लिखा। लॉलीपॉप की फोटो देखी, लॉलीपॉप को हो सकता है टेस्ट भी दिखा, और जो बड़े हैं उन्होंने भी लॉलीपॉप को जरूर चखा होगा, वो भी बचपन में पहुंच गए लॉलीपॉप के बारे में। दैट मींस एसोसिएशन, यहाँ यूज हुआ विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। अब मान लीजिए मैं बात कहूँ आपके फ्रेंड के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड लिख दोगे और कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ भी आपका विजुअल सेंस एक्टिव है, आपको अपने अच्छा फ्रेंड की याद आएगी। हो सकता है आप उसके संग की यादों में, खुशी की यादों में चले गए हो, आप मुस्कुरा रहे हो आप अच्छे दोस्त के बारे में। ऐसे क्रिकेट की बात करूंगा तो यहाँ देखिए कितना अच्छा एसोसिएशन है। बात तो करूंगा मैं क्रिकेट की, लेकिन उससे एसोसिएट क्रिकेटर, वर्ल्ड कप, ट्रॉफी, बॉल, बैट,
ये सब चीजें आपके सामने, स्टेडियम, ये सब चीजें याद आ जाएंगी। दिस इज विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, यानी कि मेमोरी में अगर हम विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन का यूज करेंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। एसोसिएशन की पावर, जैसे मैंने बताया है कि पावर होती है ट्रेन के इंजन में, लेकिन वो एसोसिएट होकर सारी की सारी चीजों को खींच के चली जाती है। अब नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस को हमें कैसे बढ़ाना है और फोकस क्यों नहीं बन पाता? फोकस देखिए इसलिए नहीं बन पाता कि जो हमारा रिकॉलिंग सिस्टम होता है वो की कॉन्सेप्ट नेचर का होता है। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप कोई बुक पढ़िए, आप चाहे एक बार पढ़िए, चाहे 10 बार पढ़िए, चाहे 100 बार पढ़िए, लेकिन उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स ही आपके ब्रेन में जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि उस बुक को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो थर्ड पर्सन को तो वर्ड टू वर्ड दिस इज ए कर रहे हो, जी नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया और उसके जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपके ब्रेन में, और उन कीवर्ड्स के आसपास आप अपनी लैंग्वेज को लगाकर सामने वाले को समझाते हो। इसका मतलब आपका ब्रेन होता है की कॉन्सेप्ट नेचर का। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि आपको समझ में नहीं आती तो क्या होता है, ब्रेन बोर हो जाता है, आप बोर हो जाते हो और आपका फोकस हट जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो चीज हमें समझ में नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारा फोकस हट जाएगा। भाई समझ में हमें बुक्स की जगह क्या आती है, मूवीज आती है, हम मूवीज को देख लेते हैं 2 घंटा, हमारा ध्यान मूवीज की तरफ, हीरो की तरफ जाता है, हमारा ध्यान मोबाइल में जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें हमें समझ में आ रही है, लेकिन बुक्स हमें समझ में नहीं आ रही। तब क्या किया जाए? तो उसका सोल्यूशन है, देखिए कोई भी वर्ड होता है तो संसार में उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग वो होता है जो यूनिवर्सल होता है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वर्ड या डिक्शनरी वर्ड, और एक होता है पर्सनल वर्ड जिससे हम फैमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रेस की बात करें, आप डिक्शनरी में देखोगे ड्रेस का मतलब पोशाक होता है, लेकिन हमारा पर्सनल कीवर्ड, हमारा खुद का जो उसका कीवर्ड है वो अलग है। यानी कि अगर बच्चों की बात करें तो उनका ड्रेस का मतलब होगा निक्कर और टी शर्ट। ग्रैंडफादर का मतलब होगा, अगर वो कहेंगे ड्रेस दे दो या मेरे कपड़े दे दो, कुर्ता पजामा। मदर होंगी, उनका मतलब होगा साड़ी या सलवार सूट से। फादर होंगे, हो सकता है कि वो पैंट शर्ट, उनका ड्रेस से मतलब या कोट पैंट में हो। तो यानी कि देखिए यूनिवर्सल मीनिंग अलग, लेकिन मेरे ब्रेन में जो फैमिलियर है वो अलग है। बच्चा कपड़े पहन लो तो बच्चा अपनी ड्रेस पहन के आएगा, उसके अलग होंगे। ग्रैंडफादर जब ग्रैंड मदर कहेंगे उनसे कपड़े पहन लो, घूमने चल रहे हैं, तो वो क्या पहनेंगे, कुर्ता पजामा ही पहनेंगे। तो इसका मतलब यूनिवर्सल मीनिंग अलग है और पर्सनल कीवर्ड मीनिंग अलग है, जिसमें हम फैमिलियर होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फैमिलियर वर्ड से ही स्टडीज को याद करना होगा। अगर फैमिलियर नहीं है तो उसको फैमिलियर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, हम सिखाएंगे आपको। अब जैसे मूवी की हम बात करें, मूवी एक यूनिवर्सल और डिक्शनरी वर्ड है। मूवी चलचित्र, फिल्म। बच्चों को पसंद है कार्टून मूवी। अगर बच्चों से कहो मूवी देखेगा, वो कहेगा हाँ, तो वो क्या देखेगा, वो छोटा भीम देखेगा, वो कोई भी और कार्टून देखेगा, टॉम एंड जेरी देखेगा। तो बच्चों के लिए उस मूवी का पर्सनल कीवर्ड है कार्टून मूवी। और पेरेंट्स के लिए क्या है, हो सकता है पेरेंट्स में जो फादर है उन्हें एक्शन मूवी पसंद हो मूवी के नाम पर। अगर मम्मी से कहा हो भाई मूवी देखना है, तो हो सकता है वो रोमांटिक मूवी के बारे में सोच रहे हैं। और अगर दादाजी से कहो चलो मूवी देखने चल रहे हैं, तो उनको याद आएगी कौन सी मूवी, उनको कॉमेडी मूवी पसंद है। तो आपको ये समझना होगा, आपको ब्रेन में जो फैमिलियर है वो चीजों का आपको यूज करके स्टडीज में करना होगा। इससे क्या फायदा होगा, जब आप पर्सनल कीवर्ड सिस्टम का यूज करोगे तो डिफिकल्ट और नॉन पिक्चर वर्ड्स को आपका ब्रेन क्या कर देगा, कीवर्ड बना देगा और पिक्चर फॉर्म में बना देगा। वही तो आपका ब्रेन चाहता है। आपका ब्रेन रोज चाहता है देखना वाला, ना कि लिखा हुआ, जिसमें वो फैमिलियर है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम की हम बात करें, अभी हीलियम है। हीलियम क्या है, केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है हीलियम, और इसको हमने याद करना है। अभी हीलियम हो सकता है बच्चे ने कभी सुना ना हो, पेरेंट्स ने कभी सुना ना हो, हीलियम एकदम नया वर्ड है। लेकिन सोचिए हीलियम तो नया वर्ड है, लेकिन अगर हम इसका कीवर्ड बना लेंगे हील, ये तो सभी जानते हैं भाई, हाई हील, सैंडल की हील हाई होती है, उसे आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारे पैर की हील को आप इमेजिन कर सकते हैं, बन गई आपके सामने इमेज। और ब्रेन इतना ज्यादा आपका जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको ना छोटा सा कीवर्ड चाहिए। जैसे ही उसके सामने हील आएगा वो तुरंत हीलियम बोल देगा। फॉर एग्जाम्पल, एब्डिकेट आपको याद करना है। एब्डिकेट कितना बड़ा वर्ड है। अभी एब्डिकेट आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक कर लें तो इसको बना देंगे आप ए बड़ी कैट। अब आप इमेजिन करेंगे ए बड़ी कैट, आपके ब्रेन में इमेजिनेशन है, जबकि एब्डिकेट की आपके ब्रेन में इमेजिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपका फोकस जो है, फोकस वाली प्रॉब्लम आपको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम पढ़ते तो हैं, हमें याद नहीं रहता। और हम पढ़ते कैसे हैं, वो है इसके पीछे, जो कि एक साइंटिफिक प्लान है, रिवीजन प्लान, और साइंटिफिक जो है अप्रोच है पढ़ाई की, कैसे हमें पढ़ना है।
चलिए अभी देखिए कंटिन्यू स्टडीज का क्या लॉस होता है। कंटिन्यू स्टडीज जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा मस्कुलर स्ट्रेस यानी कि ब्रेन की जो मसल्स होती है उनका मस्कुलर स्ट्रेस बढ़ता है और मेंटल टेंशन बढ़ती है। जबकि होगा क्या, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर ब्रेक। ये ठीक इस प्रकार से है, अगर मान लीजिए जिम में भी अगर हम 6 घंटा कंटिन्यू एक्सरसाइज कर लें तो क्या होगा, हमारी मसल्स थक जाएंगी। हमें बीच बीच में जिम में एक्सरसाइज के लिए गैप देना पड़ता है। जब हम रनिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बीच में बैठते हैं फिर चलते हैं, यानी कि हमको बीच में एक ब्रेक देना जरूरी है। और वो ब्रेक क्या होना चाहिए, वो ब्रेक होना चाहिए वो ब्रेक जो कि ब्रेन को चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इतनी देर बाद ब्रेक देना है, तो वो ब्रेक क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर ब्रेक एग्जैक्ट ऐसे टाइम पे होना चाहिए कि आपके ब्रेन को मजा ही आ जाए, वो कहे वाह क्या बात। तो वो ब्रेक है आपका 30-40 मिनट स्टडीज के बाद का एक ब्रेक। क्या है 30 to 40 मिनट स्टडीज का राज? देखिए होता क्या है, हमारी जो पीक लर्निंग होती है, पीक लर्निंग होती है हमारी, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो पीक लर्निंग जो होती है वो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स और लास्ट के 10 मिनट्स होती है। दैट मीन्स जब भी अगर आप 30 मिनट आप पढ़ोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 20 मिनट तो आपको बहुत समझ में आएगा, फिर आपको बोरियत होने लगेगी अगर आप ज्यादा टाइम बढ़ाते हो। लेकिन अगर आप 30 मिनट पढ़ोगे तो देखिए कैलकुलेट हो गया 20 मिनट स्टार्टिंग के और 10 मिनट लास्ट के। और उसके बाद जब आप एक ब्रेक लोगे, पर्टिकुलर ब्रेक लोगे 10 मिनट्स का, 5 to 10 मिनट्स का, तो क्या होगा, ब्रेक लेने से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और 10 मिनट बाद वो जब भी कोई नया टॉपिक उठाएगा तो फिर से ही वो टाइम आधे घंटे का, स्टार्टिंग का 20 मिनट पीक टाइम हो जाएगा और लास्ट का 10 मिनट पीक टाइम हो जाएगा। अभी आप कहोगे ये 40 मिनट लिखा है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जब आप अगर 40 मिनट्स पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स आप नई स्टडी को कीजिए। उसके बाद जब आपका ग्राफ लो होता जाएगा अंडरस्टैंडिंग का, लर्निंग का, तो आप बीच में 10 मिनट पुराने टॉपिक को उठा के रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा नहीं आपको एफर्ट्स लगाने हैं, एनर्जी कम लगेगी। और 10 मिनट बाद फिर से लास्ट वाले पीक टाइम में 10 मिनट में आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप 40 मिनट या 50 मिनट की साइकिल भी चला सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा 10 मिनट ब्रेक्स का क्या होता है, देखिए जब भी ब्रेक होता है ना, जब भी ब्रेक होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने याद करी है वो उस ब्रेक में अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के संग मैच होकर एक कंप्लीट मेमोरी स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे बनाती है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई बच्चा एबीसीडी याद किया हुआ है पहले से ही और आज उसने याद किया एबीसीडी के बाद ईएफजीएच और दे दिया गैप, तो उस गैप में ये जो है एबीसीडी के आगे का ईएफजीएच इस इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज हो जाएगा और एक कंप्लीट मेमोरी स्ट्रक्चर बनाएगा। और जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपके ब्रेन में रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ब्रेक कितना जरूरी है। मान लीजिए हो सकता है आप लोगों ने कभी अपना घर शिफ्ट किया हो, तो जब घर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा लगेज लेके आते हैं ट्रक में और ट्रक में से लगेज लॉबी में रखते हैं। अभी मान लीजिए लॉबी में जगह भर जाती है तो आप क्या कहते हैं, लगेज उतारना बंद कर देते हैं। अब लॉबी से ओवन होगा किचन में डाल दिया, फ्रिज होगा किचन में डाल दिया, सोफा होगा ड्राइंग रूम में डाल दिया, या टेबल होगी डाइनिंग रूम में डाल दिया। अब फिर से जगह आ गई, अब फिर से जगह बच गई आपकी लॉबी में। अभी फिर से आप अनलोड करोगे सामान और फिर से लॉबी भरोगे। यानी कि आपके ब्रेन को भी टाइम चाहिए। जब आप आधा घंटा पढ़ेंगे और 10 मिनट का ब्रेक देंगे तो वो इंफॉर्मेशन वहां चली जाएगी जहां उसको चाहिए और कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो सोचिए क्या होगा, लगातार जब आप वन नाइट फाइटर बनेंगे तो कितना बड़ा लॉस होगा। देखिए 2 घंटे पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के 20 मिनट तो लर्निंग के हैं आपके पीक फास्ट और लास्ट के 10 मिनट और बीच का 1.5 घंटा आपने सोचो खराब कर दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन। ब्रेन इस तरीके से काम करता है। आपको ये रिटेंशन पावर को इस फॉर्मूले से अगर आप स्टडीज को याद करोगे तो आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा होने लगेगा। तो कैसा लगा आपको? फीलिंग ऑसम? शार्प मेमोरी जिसकी ज़रूरत केवल स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी बहुत अधिक है। माय डियर फ्रेंड्स, मेमोरी ट्रेनेबल है जिसे बड़ी आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। यह ठीक इस प्रकार से है जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलना, खाना या बोलना सीखता है। तो अगर आप भी अपनी मेमोरी को ट्रेन करना चाहते हैं तो हमारा मेमोरी बूस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना बहुत सारा सिलेबस बड़ी ही आसानी से याद करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और अगर आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप एक पेरेंट हैं
और अपने किड्स की स्टडीज़ में हेल्प करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और अगर आप मेमोरी ट्रेनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। और यही नहीं, अगर आप नेशनल या एशिया लेवल पर मेमोरी में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे मेमोरी बूस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बाय बाय।